हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा एक बेसिक लेक्चर था जिसमें आपको मैंने मतलब हाउस होल्ड में कैसे माइक्रोब्स यूज करते हैं ये बता दिया था। इसके अलावा बेटा आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए थे एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताया था और कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में बताया था। और इसके साथ मैंने आपको जो नेक्स्ट था वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंजाइम और वो बताया था। ठीक है, एक ब्रॉथ करके एक वर्ड बच्चे ने पूछा था। बेटा ब्रॉथ क्या होता है? जैसे बार्ले जो जौ होती है ना, उसको जब पीस लेते हैं तो जो लिक्विड आता है जिसकी फर्मेंटेशन हमें करनी है उसे हम ब्रॉथ कहते हैं। ठीक है, ब्रॉथ मतलब एक तरीके का मीडियम होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा, हमने बेटा जो आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो है वो 3 टेबल जो मैंने आपको बनवाई थी उसको आपने बनाकर याद कर लेना है। ठीक है, इसके साथ ध्यान देंगे, इसके साथ आपको मैंने ये टेबल बोली थी याद करने के लिए। ठीक है, ये टेबल है एंजाइम की और ये केमिकल की टेबल मैंने कहा था आपको याद करने के लिए। तो आज का गोल रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्लांट, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर। मींस की चैप्टर को हम मोर और लेस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यही सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसी में बहुत छोटी छोटी डिटेल है जहां आप गड़बड़ करोगे या गड़बड़ करने के चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं सीवेज क्या होता है, भाई सीवेज है क्या एग्जैक्टली, तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास क्या होता है कि जो हाउस होल्ड घर में क्या होता है, काफी सारा वेस्ट वाटर बनता है। वेस्ट वाटर का क्या मतलब होगा, जैसे मान लो हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को मतलब डिस्पोज करने के लिए जो पानी बनाते हैं या हम नहा रहे हैं या जो भी है, मतलब बेसिकली बर्तन धो रहे हैं, जो भी है, तो इस तरीके से काफी सारा वेस्ट वाटर बनता है। ठीक है, ये वेस्ट वाटर सिटीज में जितने घर है सारे घर से बनता है। उसको वो सिटी में क्या करते हैं, उसको एक ड्रेनेज के थ्रू सिटी में वो कलेक्ट करते हैं और एक बड़ा सा क्या होता है हमारे पास ड्रेन होती है। बड़ी सी ड्रेन मतलब एक बड़ा सा नाला होता है और उसके थ्रू उसको वो नॉर्मली रिवर में छोड़ते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं क्या एग्जैक्टली क्या होता है कि जो भी पानी कलेक्ट होता है उससे एक वो बड़ी ड्रेन में जाता है जिसे हम नाला बोलते हैं। वो हर एक सिटी में होता ही है। लोगों को लगता है यार हमारी सिटी में नहीं, सबकी सिटी में होता है। और वो बड़ी सी ड्रेन जो होती है एक रिवर में जाती है। तो हम अगर आपसे पूछें व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या है बेटा, तो सीवेज क्या होता है, ये एक तरीके का वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम हाउस होल्ड, घर से जो बना है हाउस होल्ड, वहां से बना हुआ जो वेस्ट वाटर है उसे हम सीवेज कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। नाउ इसमें कौन से वेस्ट बनते हैं? अच्छा, आप इससे पहले इस सवाल को चैट में लिखो, पर मैं पहले ही बता देता हूं कि आपके कमिंग संडे को आपका टेस्ट होगा। टॉपिक में आज आपको पीडीएफ की फॉर्म में एक टेस्ट का एक वो दे दूंगा, सिलेबस रिवीजन टेस्ट का, और उसे आपने फॉलो करना है। दूसरा, मैंने फुल सिलेबस टेस्ट फैब लास्ट में बोला था, उसको हम मार्च के मिड में लेने वाले। तो उससे पहले कुछ टेस्ट हम लोग 11th के लेंगे और टॉपिक वाइज हो सकता है 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करके, तो वो हमारे मूव करने वाले। कमिंग टेस्ट किसका आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी टेस्ट के टॉपिक की जिसे आपने देना है। क्या ये क्लियर है आपको एग्जैक्टली? ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर संडे को, मतलब इस जैसे संडे को क्या रहेगा, आप जो आपका लास्ट संडे गया है उस संडे को आपने जो टेस्ट दिया था, मतलब बेसिकली क्या दिया था, एक टेस्ट आपका करंट टॉपिक का था। बीच में आपको हर एक संडे जैसे अल्टरनेट होता है ना, एक संडे छोड़ के, तो जो संडे टेस्ट नहीं हो रहा था उस संडे को आपके 11th के टेस्ट स्टार्ट होंगे बायो के। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट की। क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊंगा सारे, मैं क्लियर करता हूं। क्वेश्चन पेपर मैं खुद बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो सॉल्यूशन लाइव डिस्कस करूं। इनकेस नहीं कर पाया तो आप उसके मुश्किल क्वेश्चन चैट में जरूर लिखें, जिससे क्या होगा मैं उनको आपको लेक्चर के बीच में डिस्कस कर दिया करूंगा ताकि आपका कुछ ऐसा डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले देखो व्हाट इज सीवेज, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम हाउस होल्ड। तो घर से जो वेस्ट वाटर बनता है उसे हम सीवेज कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट की। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट की, बात करते हैं कि भाई कौन से टाइप का वेस्ट उसमें होता है। जैसे मान लो हमने सीवेज तो बता दिया, घर से जो पानी बना उसे सीवेज बोला, उसमें देखो क्या क्या वेस्ट होता है।
सबसे पहले बेटा उसमें हमारे पास जो भी वेस्ट बनता है उसमें अनडिजॉल्व वेस्ट भी तो होगा। अनडिजॉल्व मान लो आप उसमें कोई बड़ी चीज ऐसे डाल दो, अनडिजॉल्व लार्ज साइज है ना, पॉलीथीन डाल दिया आपने, कुछ भी डाल दिया, और स्मॉल साइज, स्मॉल साइज में आपके पास मिट्टी वगैरह ये सब आ गया ना, अनडिजॉल्व वेस्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट। डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट, डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, आपने एक तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, इसके अलावा आपने जो फूड आइटम है ना, उसको भी आप क्या करते हो, जैसे बर्तन धोया तो उसके साथ जो भी फूड आइटम था वो भी तो पानी में चला जाता है, तो वो डिजॉल्व वेस्ट बनाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसमें एक अनडिजॉल्व वेस्ट होता है जो बड़े साइज का, छोटे साइज का हो सकता है, उसके अलावा उसमें डिजॉल्व वेस्ट भी होता है काफी सारा। डिजॉल्व वेस्ट मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया या जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो खाना चावल वगैरह थे वो वॉश किया उसी में चला गया, वो हमारे पास क्या होता है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो नॉर्मली हम आपको ये बता रहे हैं, कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक ड्रेन है, ये हाउस होल्ड है, तो यहां से, हाउस होल्ड मतलब घर है, यहां से हम वेस्ट इस ड्रेन में लाते हैं, आप समझ रहे हैं, इस ड्रेन में हम वेस्ट लाते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली उस ड्रेन को हम किस में छोड़ देते हैं, एक रिवर में, आप समझ रहे हो, फाइनली उसको रिवर में छोड़ देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि क्यों ना हम यहां पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दें, कि रिवर में वेस्ट वाटर छोड़ने से पहले हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उस वेस्ट वाटर को ट्रीट कर दें। ये प्लान है हमारा, कि उसको पहले हम रिवर में डायरेक्टली छोड़ें, उससे पहले उसको हम ट्रीट कर ले, कहां पर, यहां पर, तो जो क्या होगा, ताकि वो कम हार्मफुल हो जाए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या चाहता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एग्जैक्टली क्या होता है, वो जो भी ड्रेन वो बनती है, मतलब वेस्ट इकट्ठा करते हैं, उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद जो भी पानी होता है उसको फिर हम रिवर में छोड़ते हैं। ये काम हमने करना है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन सा वेस्ट ट्रीट करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, पर सीवेज होता क्या है ये बता दिया, और उसमें वेस्ट कौन सा होता है ये बता दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आओ सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, सुने ध्यान से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें हम मेनली दो तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। पहली ट्रीटमेंट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर हम करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अगर आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है वो सुनो ध्यान से। हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होगा उसमें दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ, आप क्या करोगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप स्टेप वाइज फिल्टर करोगे, मतलब साइज के अकॉर्डिंग चीज का फिल्ट्रेशन कर दोगे। ठीक है, उसे कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो ये किसको रिमूव करता है, ये रिमूव करता है लार्ज साइज वेस्ट को, लार्ज साइज अनडिजॉल्व वेस्ट को, है ना, इसको रिमूव करता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसे हमने कहा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। दूसरा जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है मेरे पास सेडिमेंटेशन। क्लियर है? दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो जरा देखते हैं कैसे। देखो हमारे पास क्या होगा, मान लो घर से जितना भी वेस्ट बना वो ड्रेन में ले गए, एक नाले में ले गए, वहां से उसको फाइनली किस में ले आए, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाए। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में लेके आए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो पार्ट होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहां से हमारे पास सीवेज आ रहा है, ध्यान देंगे, यहां से सीवेज आया, तो सबसे पहले हम बड़े साइज के वेस्ट को रिमूव करते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान दें। पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, ऐसे देख रहे हो, जैसे मान लो यहां पे गैप आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, फिर मेरे पास ये गैप छोटा हो गया, ऐसे करके। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी चीज है उसको फिल्टर कर रहा हूं। सीक्वेंशियल मतलब देखो, पहले यहां से पानी देखो निकल गया ऐसे, तो जो वेस्ट होगा वो रुक जाएगा, फिर यहां से पानी इधर आएगा, तो जो वेस्ट होगा उसको यहां रोक लेंगे। तो सीक्वेंशियल मतलब होता है
साइज के हिसाब से हम यहां पे क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो बड़े साइज का वेस्ट यहां रोकेंगे, उससे थोड़ा छोटा यहां रोक देंगे। उसके बाद मैं इसको इधर ले जाऊंगा पानी को। यहां पर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में हम सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। तो जो छोटे साइज का अनडिजॉल्व वेस्ट है उसके सेडिमेंट कर देंगे। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो ग्रिट होता है, ग्रिट मतलब मिट्टी, पैबल, छोटे पत्थर, वो क्या होते हैं, गेट सेडिमेंटेड, पानी को छोड़ देते हैं, वो सेडिमेंट हो जाता है। तो इस वाले में हमने क्या कर दी, सेडिमेंटेशन कर दी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां से मैंने सीवेज लाया है, ध्यान सुनेंगे, उसके बाद यहां फिल्ट्रेशन करी है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इस पानी को, सीवेज को मैंने यहां छोड़ दिया है, ऐसे इस तरीके से छोड़ दिया है, और मेरे पास चीज वेस्ट जो है नीचे सेटल हो गया। ये देखो कुछ वेस्ट मेरे पास क्या था, ये वेस्ट नीचे क्या हो गया, सेटल हो गया, सेडिमेंट हो गया। ये चीज करी है मैंने, क्लियर है। तो इसे मैंने सेडिमेंटेशन बोला, इसे मैंने क्या बोला, सेडिमेंटेशन बोला। और यहां से मैं वो जो वेस्ट वाटर है उसको रिमूव कर लूंगा, ठीक है। जो मतलब जो सेटल नहीं हुआ उस चीज को मैं रिमूव कर पाऊंगा यहां से। ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास इसमें ले आए, इसको देखो, फिल्ट्रेशन के बाद यहां लाए और छोटे वेस्ट को यहां सेटल कर दिया। तो जो सेटल हुआ है उसे प्राइमरी स्लज कहते हैं। दिस इज नोन एज प्राइमरी स्लज। ना प्राइमरी स्लज का मतलब है सेटल्ड वेस्ट, जो नीचे सेटल्ड हो गया है उस वेस्ट को प्राइमरी स्लज कह दिया। और यहां जो पानी निकला है जिसमें से लार्ज साइज वेस्ट हट चुका है ना, उसको हमने बोला प्राइमरी इफ्लुएंट। और प्राइमरी इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे, गो इनटू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम 2 स्टेप करते हैं, एनसीईआरटी कहती है 2 स्टेप करते हैं। एक हम करते हैं फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, अनदर इज सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंट होके जो चीज बनती है उसे नीचे सेटल को कहते हैं प्राइमरी स्लज, एक तरीके का वेस्ट है। और यहां से ये प्राइमरी इफ्लुएंट बनता है। प्राइमरी इफ्लुएंट एक तरीके का लिक्विड होता है जिसको आप किस में लेकर जाओगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो पहला क्लियर हो गया। तो आपको मैंने क्लियरली बताया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम कहां बनाते हैं, ये आपको बता दिया मैंने, ध्यान देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां बनाते हैं ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो ड्रेन होती है उसके पानी को इकट्ठा करते हैं, जो कि सीवेज होता है, उसको लेकर जाते हैं, क्लियर है। और फिर क्या करते हैं बेटा, हम पहले करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि माइक्रोब उसी में यूज होता है। मैं रिपीट करूंगा, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही माइक्रोब यूज होता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, देखो बेटा, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। अब इसमें कैसे कर रहे हैं सुनो ध्यान से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वाई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि इसमें मेरे पास माइक्रोब यूज होता है। अब आप देखो, आप खुद बताओ, यहां से जो एंटर किया है वो सीवेज था, याद है आपको? जो पानी एंटर किया ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। दिस वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये वाला टैंक जो है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का टैंक है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहां से जो एंटर किया था वो क्या था, सीवेज एंटर किया था। यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्राइमरी इफ्लुएंट निकलेगा। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो यहां से निकलेगा। आपने इसमें क्या करी है, फिल्ट्रेशन करी है, ध्यान दो, इसमें आपने फिल्ट्रेशन करी है, और इसमें आपने क्या करी है, सेडिमेंटेशन करी है। क्लियर है, याद है ये? यहां आपने सेडिमेंटेशन करी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर ली। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को आप इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेकर जाओगे, जिसमें आपके पास 3 टैंक होते हैं। पहला टैंक, जिसे मैं T1 कह रहा हूं, इसे हम एरेशन टैंक कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में क्या करते हैं हम लोग, सुनो, ये बहुत बड़ा टैंक होता है।
तो हम प्राइमरी इफ्लुएंट को किस में लेकर आते हैं? एरेशन टैंक में लेकर आते हैं। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को हम एरेशन टैंक में लाए। एरेशन टैंक में क्या होता है, लगातार उसको ऐसे धीरे धीरे हम घुमा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो उसमें एक मोटर लगी रहती है जो पानी को, जो इफ्लुएंट आया उसको धीरे धीरे ऐसे घुमा रही होती है। साथ के साथ इसके अंदर हम एयर पंप करते हैं और इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, वो एरोबिकली ग्रो करते हैं। अब वो क्या करेंगे एरोबिकली ग्रो करके? आपको मैंने कहा था डिसॉल्व वेस्ट भी होता है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक। तो बैक्टीरिया और माइक्रोब जो इसके अंदर हैं वो क्या करेंगे, उस एरोबिक वेस्ट को खाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो जो भी एरोबिक वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब भी माइक्रोब किसी वेस्ट को खाता है तो उसकी अपनी ग्रोथ होती है, तो धीरे धीरे माइक्रोब ग्रो करके ऐसा मास बना लेंगे। मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया फंजाई के बड़े बड़े मास बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जहां पर वो बन गए, हम इसको लगातार ऐसे घुमाते रहेंगे, एयर आती रहेगी बाहर से और वहां पर डाइजेशन चलता रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरेशन टैंक में कर क्या रहे हैं, पहला हम क्या कर रहे हैं, उसमें बेसिकली एरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? डिसॉल्व वेस्ट का। किसका कर रहे हैं? डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट का। तो डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट का आप क्या कर रहे हो? एरोबिक डाइजेशन कर रहे हो, है ना। किस में कर रहे हो? एरेशन टैंक में। समझ में आया? रिपीट कर देता हूं। एरेशन टैंक में आप क्या करते हो, जो प्राइमरी इफ्लुएंट डालते हो उसको धीरे धीरे ऐसे रोटेट करते हैं, साथ के साथ उसमें एयर पंप करते हैं। क्लियर है? एयर पंप करेंगे। एयर पंप करने से क्या होगा, वहां पर एरोबिक ग्रोथ होगी माइक्रोब की। माइक्रोब ग्रोथ करने के लिए एक तो एयर यूज करेगा, दूसरा इसमें जो डिसॉल्व वेस्ट है उसे खाना स्टार्ट कर देगा, यूज करना स्टार्ट कर देगा। उससे बैक्टीरिया फंजाई के मास बन जाएंगे। मास का मतलब क्या होगा, जो फंजाई के हाइफे हैं उसके बीच में बैक्टीरिया भी होगा, ऐसे पूरे मास बन जाएंगे। उन्हें हम फ्लॉक कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। और यहां पर वो ग्रोथ चलती रहेगी, वो उसके उस वेस्ट को खाते रहेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें हम क्या करा रहे हैं? एरोबिक डाइजेशन करा रहे हैं डिसॉल्व वेस्ट का। अब हम क्या करेंगे, डाइजेशन के बाद ध्यान देंगे, डाइजेशन के बाद जो भी डाइजेस्टेड चीज है, मतलब जो भी फ्लॉक व्लॉक बना है, उन सबको यहां भेज देंगे। तो ये टैंक T2 है बेटा। इस टैंक T2 का नाम है सेटलिंग टैंक। तो जो भी फ्लॉक वगैरह बना है, मान लो हमने कहा कि यहां पर सेटलिंग टैंक में हम क्या करने वाले हैं, आप देखते चले। सेटलिंग टैंक है मेरे पास, तो पहला टैंक T1 है, देन T2 इज सेटलिंग टैंक। ये किसके टैंक है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करी थी, प्राइमरी इफ्लुएंट बना था, वो टैंक T1 में गया। फिर टैंक T2 में क्या हुआ, जो भी मास था बेटा मेरे पास, जो भी मास था वो सेटल हो गया। तो जो भी मेरे पास फ्लॉक वगैरह बने थे, ये सारे फ्लॉक मेरे पास नीचे सेटल हो गए। ये वो फ्लॉक है ना, मेरे पास क्या हो गया, ये फ्लॉक सेटल हो गया। तो जो भी फ्लॉक बना था वो फ्लॉक सेटल हो गया। सेटल होने के बाद उसको मैं एक्टिवेटेड स्लज कह रहा हूं। एक्टिवेटेड स्लज क्यों कह रहा हूं बताता हूं, क्योंकि इसमें से कुछ बैक्टीरिया एज अ इनोकुलम मैं यहां भेजूंगा थोड़ा सा। मैं इनोकुलम क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, देखो, क्योंकि इसमें बाहर से वेस्ट वाटर आ रहा है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई बाहर से मुझे ऐड करना पड़ेगा इनोकुलम की फॉर्म में। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, यहीं से हम थोड़ा सा बैक्टीरिया यहां पर भेज देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एज अ इनोकुलम भेजते हैं। इनोकुलम मतलब जैसे दही जमाने के लिए होता है ना, ऐसे ही डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। और जो मैक्सिमम फ्लॉक है, जो मैक्सिमम फ्लॉक है वो मैं कहां भेज देता हूं, ध्यान दो, जो मैक्सिमम फ्लॉक है मेरे पास उसको मैं यहां भेज देता हूं, इस वाले टैंक में, यहां पर, यहां भेज देता हूं मैक्सिमम फ्लॉक को जो सेटल हो चुका है एक्टिवेटेड स्लज को। यहां पर क्या होता है, इस फ्लॉक का एनारोबिक डाइजेशन होता है, इसे टैंक T3 कह रहे हैं। इस T3 में क्या होगा कि ये जो फ्लॉक नीचे सेटल हुआ है इसका एनारोबिक डाइजेशन होगा। तो इस टैंक को लिखते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहां पर एनारोबिक डाइजेशन होता है। मैं रिपीट करूंगा, टैंक T1, यहां एरोबिक डाइजेशन हो रहा है किसका, डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट का। ये क्लियर है, यहां तक ठीक है। अब ये डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट का जो डाइजेशन के बाद वो चीज मैंने यहां सेटल, यहां भेज दी, यहां मेरे पास ये फ्लॉक बन जाते हैं ऐसे।
ऐसे काफी सारे मेरे पास फ्लॉक बन गए इसके अंदर। ये फ्लॉक क्या होता है, व्हाट इज फ्लॉक, अभी लिखते हैं इसको। फ्लॉक क्या होता है, बैक्टीरिया फंजाई के मास बन गए। अब मैंने इसको यहां भेज दिया, फ्लॉक नीचे सेटल हो गया। इसमें से थोड़ा सा फ्लॉक मैं यहां भेजता हूं, इसको मैं एक्टिवेटेड स्लज बोल देता हूं, सेटल फ्लॉक को, क्योंकि इसे इनोकुलम की तरह यूज करता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, इसमें से जो भी फ्लॉक यहां इकट्ठा हुआ है, एक्टिवेटेड स्लज इकट्ठा हुआ है, इसको यहां भेज दिया। और यहां क्या कर रहे हैं, उस मास ऑफ बैक्टीरिया का हम एनएरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं। इसे हम लिख रहे हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। किसको, इस वाले को, टैंक T3 में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। पहला आपके पास कौन से टैंक में माइक्रोब्स डाइजेशन कर रहे हैं? दो टैंक हैं, एक T1 और एक T3। T1 में एरोबिक डाइजेशन, T3 में एनएरोबिक डाइजेशन। वाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, सो इट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहां जो लिक्विड निकला उसको मैं सेकेंडरी इफ्लुएंट कहूंगा। अब ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट होता है ना, इसको आप रिवर में छोड़ सकते हो, है ना। इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनो बेटा, इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को आप रिवर में छोड़ सकते हो। रिवर में छोड़ने का मतलब क्या है, अब इसमें डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है और बड़े साइज का वेस्ट नहीं है। अगर आप इस पानी को दोबारा यूज करना चाहते हो तो फिर ये टर्शरी ट्रीटमेंट में जाएगा, जिसमें क्लोरीनेशन और यूवी लाइट से ट्रीट करते हैं दोबारा यूज करने के लिए। नहीं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिवर में कौन सा इफ्लुएंट छोड़ते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो हम यहां पर लिखेंगे कौन से वाला, सेकेंडरी। क्लियर है? तो मैं क्या एक बार फिर से इसको रिवाइज करूं, देख लीजिए। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और एक बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा प्राइमरी, हमने क्या लिखा बेटा, हमने लिखा सीवेज, सीवेज लिखा, ठीक है। सीवेज को हम कहां ले गए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। कहां ले गए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। वहां हमने दो चीजें करी, एक करी फिल्ट्रेशन और एक करी हमने सेडिमेंटेशन। ये दो चीजें करी, यहां तक कोई डाउट नहीं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद दो चीजें बन गई आपके पास। एक बन गया प्राइमरी स्लज, जो कि वेस्ट है एक तरीके का, ठीक है। और एक बन गया हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज, सॉरी, एक बन गया हमारे पास क्या चीज, याद करो, एक बन गया प्राइमरी इफ्लुएंट। कोई डाउट है यहां पर, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो जो सीवेज था मेरे पास, उसमें ध्यान देंगे, उसमें अनडिजॉल्व प्लस डिजॉल्व वेस्ट था। अब इसमें कौन सा वेस्ट है, प्राइमरी इफ्लुएंट में डिजॉल्व वेस्ट है। अनडिजॉल्व वाला मैंने अलग कर लिया। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को मैं कहां लेकर जाऊंगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। कहां लेकर गया मैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लेकर गए हैं किसक में, एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक, उसमें मेरे पास क्या हुआ है बेटा, एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन किसका, ऑफ डिजॉल्व वेस्ट। और क्या बना है, फ्लॉक बना है। अब यहां से कहां लेकर जाओगे, सेटलिंग टैंक में। कहां ले गए, सेटलिंग टैंक में ले गए, ठीक है। कहां ले गए, सेटलिंग टैंक में ले गए इफ्लुएंट को। सेटलिंग टैंक से मेरे पास दो रास्ते हैं, ध्यान देना बेटा। सेटलिंग टैंक से मेरे पास दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट क्या होता है, सेकेंडरी इफ्लुएंट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से बनता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको
रिवर में छोड़ दो जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, या इसकी क्या कर लो आप, टर्शरी ट्रीटमेंट कर लो। क्या कर लो, इसकी टर्शरी ट्रीटमेंट कर लो, हाँ ना, इसको यूज कर सकते हैं फिर से। दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास सेटलिंग टैंक से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको कहां लेकर जाओगे, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। वहां पर आप इसका क्या करोगे, एनएरोबिक स्लज डाइजेशन करोगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है। दूसरा, इसमें से थोड़ा सा आप एक्टिवेटेड स्लज यहां भेजते हो एज अ इनोकुलम। क्लियर है। और एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपके पास मैन्योर बन जाता है, और साथ के साथ आपके पास कुछ गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है बेटा, एक बनती है H2S, एक बनती है CO2 और एक बनती है मीथेन। मीथेन को हम यूज कर सकते हैं, H2S हार्मफुल होती है। तो ये पूरा चार्ट है कि आप कैसे कर रहे हो। आप ध्यान से सुने, प्राइमरी इफ्लुएंट में डिजोल्व वेस्ट है, सेकेंडरी इफ्लुएंट में अब डिजोल्व वेस्ट नहीं है, वो आपने इसको यूज कर लिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में टैंक T1 है, फिर मेरे पास T2 है, और टैंक मेरे पास क्या होता है, T3। तीन टैंक होते हैं। क्लियर है, एक में एरोबिक डाइजेशन, एक में एनारोबिक डाइजेशन चल रहा है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है तो आप अगर चाहो तो इनकी डिटेल भी लिख सकते हो। जैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले एरेशन टैंक, देखो इनके बारे में आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। एरेशन टैंक क्या है, एरेशन टैंक में क्या एंटर करता है, प्राइमरी इफ्लुएंट एंटर करता है। इफ्लुएंट एंटर करता है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, इफ्लुएंट को रोटेट करते हैं, एजिटेटेड करते हैं। एजिटेटेड का मतलब होता है एक तरीके से रोटेट कर रहे हैं, एजिटेटेड कॉन्टिन्यूसली, प्लस उसमें ऑक्सीजन ऐड करते रहते हैं, एयर ऐड करते रहते हैं। उसमें क्या होगा बेटा, एरोबिक डाइजेशन होगा बाई बैक्टीरिया एंड फंजाई। और हमारे पास क्या होगा, मास बनेगा, मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, है ना। इस तरीके से मास बन जाएगा। मतलब क्या होगा, ऐसे हाइफे होंगे, इस तरीके से हाइफे हैं, उनके बीच बीच में हमारे पास ये बैक्टीरिया है, यहां पर ये बैक्टीरिया है, ये हाइफे है। इस चीज को हमने क्या बोल दिया, फ्लॉक बोल दिया। फ्लॉक एक तरीके का बायोमास है। क्लियर है, हाइफे के बीच में ऐसे बैक्टीरिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, सेटलिंग टैंक है, क्या होगा, इफ्लुएंट, इफ्लुएंट, इफ्लुएंट होता है लिक्विड, इफ्लुएंट फ्रॉम एरेशन टैंक कंटेनिंग, क्या कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग फ्लॉक, ठीक है। जिसमें फ्लॉक है उसको कहां भेज दिया, सेंड टू सेटलिंग टैंक। फ्लॉक सेटल हो गया एंड फॉर्म, क्या बना रहा है, सेटल हो गया फ्लॉक, फ्लॉक सेटल हो गया और वो क्या बना रहा है, सुन लो ध्यान से, एक्टिवेटेड स्लज बना रहा है। क्या बना रहा है, एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म कर रहा है। तो फ्लॉक सेटल हो गया और उसने एक्टिवेटेड स्लज बना लिया। कोई प्रॉब्लम यहां पे, उसने एक्टिवेटेड क्या बना लिया, स्लज बना लिया। अब क्या होता है बेटा, तो एक्टिवेटेड स्लज को क्या कर सकते हैं, देखो एक्टिवेटेड स्लज के दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से स्मॉल अमाउंट कहां भेजते हैं, सेंट बैक इनटू एरेशन टैंक, जो कैसे काम करता है, इनोकुलम की तरह से, एक्ट एज इनोकुलम। कैसे काम कर रहा है, इनोकुलम की तरह काम कर रहा है। दूसरा, लार्ज अमाउंट कहां भेज देते हैं, सेंड टू एनएरोबिक
स्लज डाइजेस्टर। बेटा मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या कर रहे हैं? एनारोबिक डाइजेशन किसका? ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज का हम क्या कर रहे हैं? एनारोबिक डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन कर रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज का, ठीक है। उसमें मेरे पास जो गैस बनती है वो कौन कौन सी है? याद करो मीथेन, एक याद करो H2S और एक याद करो CO2। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि आपको ध्यान रखना है कि यहां H2S बन रही है। हमेशा याद रखो बेटा, जब भी ह्यूमन एक्सक्रीटा इन्वॉल्व होता है तो H2S गैस बनती है। आपने सुना होगा कि सीवर जो होते हैं उनकी सफाई करते वक्त कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। रीजन क्या है? कि जो सीवर बहुत दिन से बंद रहते हैं वहां ह्यूमन एक्सक्रीटा की वजह से H2S गैस बनती है। H2S गैस काफी हार्मफुल होती है, इसलिए वो हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह में बनती है ना। हम मीथेन को यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन H2S बनती है हमारे पास। लेकिन बायोगैस प्लांट में क्योंकि वहां पर एनिमल एक्सक्रीटा है जिसमें सेलुलोज होता है, वहां H2S नहीं बनती, वहां H2 है। ये डिफरेंस याद रखना कि बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मीथेन दोनों में बनती है। फर्क क्या है? यहां पर यहां H2S बनती है, वहां H2 बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो अगली चीज आपको मुझे ये समझानी है बेटा, ध्यान से सुनो, कि हम कब डिसाइड करते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं। ध्यान से देखें, एरेशन टैंक में आप वेस्ट को ऐसे घुमा रहे हैं, कई दिन से ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। वेस्ट को कई दिन से आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं और उसमें डाइजेशन चल रहा है। आप कैसे और कब डिसाइड करते हैं कि अब टाइम आ गया है कि उसको सेटलिंग टैंक में भेजा जाए? मेरी बात समझ में आया? मतलब क्या हुआ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आप एरेशन टैंक में काफी दिन से आप रोटेट कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, सारा डिजॉल्व वेस्ट मतलब डाइजेस्ट हो चुका है? तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं BOD का। मेरी बात समझना, BOD क्या होता है? पहले BOD समझो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। सुनना ध्यान से, व्हाट इज BOD? इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज BOD? BOD की फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, BOD की फुल फॉर्म है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब क्या हुआ? NCERT कहती है कि आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में 1 लीटर वेस्ट वाटर है, 1 लीटर वेस्ट वाटर है, ठीक है। और उसमें बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट है। कौन सा वेस्ट है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक मतलब डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो 1 लीटर पानी कितनी ऑक्सीजन, देखो एक चीज समझो ध्यान से, कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ऑर्गेनिक वेस्ट का जो ऑर्गेनिक डिजॉल्व वेस्ट है, ऑर्गेनिक डिजॉल्व वेस्ट का जो डाइजेशन है वो क्या कंज्यूम करता है? इट कंज्यूम, वो क्या कंज्यूम करता है बेटा? ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ये समझ में आ रही है? वो क्या कंज्यूम करता है? ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो 1 लीटर पानी में मान लो आपके पास इतना ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 100% ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? उसे BOD कहते हैं। तो BOD होता है, BOD की फुल फॉर्म आपको बता दी। तो BOD एग्जैक्टली क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब कंज्यूम करने के लिए, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्लीटली, ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्लीटली इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट को मतलब ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसे हम क्या बोल देते हैं? BOD बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं?
बीओडी बोल देते। तो बीओडी मेरे पास क्या है आप समझ लो ध्यान से। बीओडी क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्लीटली इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मान लो मैं कहता हूं 20 ग्राम वेस्ट है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट लगा, मान लो हम कहते हैं कि भाई 40 अमाउंट लग गया या 30 अमाउंट लग गया। मान लो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होता तो ज्यादा ऑक्सीजन लगती है ना। तो 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसे बीओडी कहते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, मोर इज वेस्ट, हम लिख सकते हैं मोर इज बीओडी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीओडी क्या मेजर करता है, मेजर ऑफ पॉल्यूशन है कि नहीं। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा। मोर इज बीओडी, मोर इज पॉल्यूटेड वाटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आप क्या करो, ध्यान सुनेंगे, आप क्या करो, 2 अलग अलग ड्रेन है, नाले हैं, 2 अलग अलग ड्रेन है, उसमें एक में से 1 लीटर पानी लो, उसमें देखो कि उसकी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिसॉल्व करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन डालो। दोनों में देखो, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसमें ज्यादा वेस्ट है। ये समझ में आ गया। इसे कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि यार एरेशन टैंक में आप क्या कर रहे हो, ध्यान सुनेंगे, आप क्या कर रहे हो, एरेशन टैंक है ये, इस एरेशन टैंक में आप पानी को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, पानी को ऐसे रोटेट कर रहे हो। तो अब आप साथ के साथ आप इसमें ऑक्सीजन तो डाल ही रहे हो और इसको रोटेट भी कर रहे हो। आपने क्या किया, डे 1 पे सैंपल लिया ऐसे, और आपने देखा कि इसमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको डिसॉल्व करने के लिए मुझे जो बीओडी लेवल आया, मान लो वो 40 आ गया, तो इसका मतलब हां अभी वेस्ट है। डे 2 में जब आपने सैंपल लिया तो आपने देखा कि अब उसमें वेस्ट आपका डाइजेस्ट हो चुका है, तो बीओडी जो है वो 30 आ गया। डे 3 में आपने देखा कि जो बीओडी है वो मेरे पास 12 आ गया, मतलब वेस्ट धीरे धीरे टूट रहा है ना, यूज हो रहा है। बीओडी लेवल आप चेक कर रहे हो, भाई सैंपल लेते हो इसमें से बीओडी लेवल चेक करते हो। डे 7 में आपने देखा कि बीओडी लेवल जो है वो 2 आ गया। डे 8 को जब सैंपल लिया और डे 9 को भी लिया तो लगभग बीओडी लेवल उससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ना, या वहां तक बैक्टीरिया पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उतना 2 ही आ रहा है बीओडी लेवल। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, अलग अलग डे पर सैंपल लोगे, किसका, एरेशन टैंक में से सैंपल लोगे और चेक करोगे बीओडी लेवल। तो जब आपको यह दिख जाए कि अब बीओडी लेवल चेंज नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो नो चेंज इन बीओडी लेवल, अब आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसमें, सेटलिंग टैंक में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कब ट्रांसफर करोगे, तो मैं लिख रहा हूं इफ्लुएंट इज ट्रांसफर फ्रॉम एरेशन टैंक टू सेटलिंग टैंक। कब करते हो, व्हेन एरोबिक डाइजेशन इज नियरली कंप्लीटेड। एरोबिक डाइजेशन इज नियरली कंप्लीटेड, जब नियरली कंप्लीट हो जाए तब करना है। पर ये नियरली कंप्लीटेड कब होगा, बताओ जल्दी से, नियरली कंप्लीटेड कब होगा, व्हेन नो चेंज अपीयर इन बीओडी। भाई बीओडी एक तो लो हो जाए और उसमें चेंज होना कम हो जाए, है ना, मतलब चेंज नहीं हो रहा और बीओडी लेवल भी लो हो गया है, तो इसका मतलब वेस्ट डाइजेस्ट हो चुका है। अब मुझे आप खुद से बताओ कि इनमें ये वाला जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसमें क्या बीओडी हाई नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने वेस्ट को डाइजेस्ट नहीं किया है। लेकिन सेकेंडरी इफ्लुएंट में बीओडी क्या होगा, का लेवल लो होगा, मतलब डाइजेस्ट हो चुका है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि किसमें बीओडी लेवल मतलब लो है, लोवेस्ट है, एक सीवेज लिख दे, एक लिख दे प्राइमरी इफ्लुएंट, एक लिख दे एरेशन टैंक और एक लिख दे सेकेंडरी इफ्लुएंट। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट तो वो पानी है ना जिसमें डाइजेशन हो चुका है, भाई इसमें तो अभी चल रहा है,
तो अगर आपसे कोई पूछे कि बीओडी लेवल लोएस्ट बताओ किस में आएगा, क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन दे दे, तो आप क्या मार्क करोगे, आप खुद देख लो। ठीक है, तो आप बेटा इस चीज को कर सकते हो कि बीओडी लेवल हमारे पास लोवेस्ट किस में आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो आप देख सकते हो, मान लो आपको कह दे कि लोवेस्ट लेवल ऑफ बीओडी बताओ, लोवेस्ट लेवल ऑफ बीओडी बता दो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। उसमें एक तो वो सीवेज कह दे, फिर कह दे प्राइमरी इफ्लुएंट। आपको पता है प्राइमरी इफ्लुएंट और सीवेज का सेम होगा क्योंकि अभी ऑर्गेनिक डाइजेशन नहीं हुआ है। तीसरा आपको कह दे सेकेंडरी इफ्लुएंट, और फोर्थ कह दे आपको एरेशन टैंक। अभी एरेशन टैंक में डाइजेशन चल रहा है, एरेशन टैंक। तो सबसे कम मेरे पास सेकेंडरी इफ्लुएंट में होगा, तो जो थर्ड होगा उसमें लोवेस्ट होगा। देखो कैसे जाएंगे, हमारे पास इसमें होगा, तो मेरे पास सबसे ज्यादा सीवेज में होगा बीओडी, उसके बराबर ही होगा प्राइमरी इफ्लुएंट में, फिर इनका ज्यादा होगा किससे, एरेशन टैंक में, क्योंकि उसमें डाइजेशन चल रहा है, और सबसे कम होगा मेरे पास सेकेंडरी इफ्लुएंट में। ये बीओडी का लेवल है बेटा, ये किसका लेवल है, बीओडी का लेवल है। ऐसे देखो सीवेज और प्राइमरी इफ्लुएंट में लगभग सेम होगा। क्लियर है? अब इसकी फुल फॉर्म भी लिखो सर। बेटा इतना पढ़ाने के बाद अब फुल फॉर्म ही लिखता घूमूंगा मैं, यही बात है, दिक्कत ही है तुम्हारे साथ, और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर माइक्रोब्स लेवल ऑफ बीओडी इज हाईएस्ट इन। ये 2 क्वेश्चन कर लेना पहले खुद से, ये तुम्हारे लिए छोड़े हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब आ जाओ जरा, देखो क्या कहती है एनसीईआरटी। अच्छा एक चीज और है बेटा, आपकी एनसीईआरटी ने एक प्लान बताए हैं कि यार गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ प्लान बनाए हैं। एक है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ये क्या है प्लान? ठीक है, यमुना एक्शन प्लान, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हो क्या रहा है कि रिवर्स पॉल्यूट हो रही है क्योंकि हम अनट्रीटेड वेस्ट उसमें डाल रहे हैं। तो रिवर क्या हो रही है, रिवर हमारे पास क्या है, गेटिंग पॉल्यूटेड, क्योंकि हम उसमें क्या डाल रहे हैं, अनट्रीटेड वेस्ट डाल रहे हैं। अनट्रीटेड वेस्ट उसमें क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो ये प्लान क्या कहता है, ये प्लान कहता है कि गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। ठीक है, ताकि रिवर साफ रह सके। टू क्या करेंगे, डिस्पोज सीवेज, है ना, ताकि रिवर को गंदा होने से बचा सके। देखो प्रॉब्लम कहां है, ध्यान से सुने। प्रॉब्लम यह है बेटा कि जैसे ये हाउस होल्ड घर हैं हमारे पास, इनसे वेस्ट बनता है, वो मान लो इस ड्रेन में गया, यहां ये ड्रेन है, ये कंबाइन होके एक बड़ी ड्रेन बनती है। अब ये जो ड्रेन है ना बेटा, ये जो नाला है, ये जाता है रिवर में, ऐसे ये रिवर में जाता है। हमने क्या किया, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां बनाया। हमने देखा कि ठीक है, जो भी घर वगैरह है उसका हम क्या करेंगे, वेस्ट जो है उसको यहां भेजेंगे। यहां मेरे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया मैंने। प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यह है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से यहां सेकेंडरी इफ्लुएंट बना रहे हैं हम। प्रॉब्लम यह है कि जितनी स्पीड से अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हुआ है, हुआ यह है कि लोग यहां भी रह रहे हैं, वो डायरेक्टली इसमें रिलीज कर रहे हैं, रिवर के पास रह रहे हैं, यहां रिलीज कर रहे हैं। तो क्या बनाओगे फिर? तो हम ये कह रहे हैं बेटा, जिस स्पीड से अर्बनाइजेशन हुआ, पहले क्या होता था कि सिटी यहां पर थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिटी के बाहर था, वो वहां से वो ड्रेन रिवर में जाती थी। अभी क्या हो गया है, अभी परेशानी ये है कि जो सिटी है वो ये हो गई है पूरी, यहां पे ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिटी के अंदर आ गया। जिस स्पीड से अर्बनाइजेशन हुई ना, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हुआ, उस स्पीड से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन नहीं पाए, तो रिवर पॉल्यूटेड होने लगी। गवर्नमेंट ने प्लान तो बनाया पर अभी भी उस स्पीड से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जी, उस ड्रेन में रिलीज कर रहे हैं जो सेकेंडरी इफ्लुएंट वाली है, जबकि ये तो साफ है ना, इसमें नहीं रिलीज करना चाहिए। ये क्लियर है कि नहीं, बताओ? ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान यही है।
जो ये बोलता है कि हमें वेस्ट को ट्रीट करना है। तो चलिए इसमें मेन पॉइंट्स देखते हैं, खुद रीड करनी है इसकी एनसीईआरटी, लेक्चर पॉज करना है, बैठ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो कह रहा है वी नो दैट वेस्ट वाटर बनते हैं बहुत ज्यादा कंपोनेंट में। वेस्ट वाटर का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है। वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं, सीवेज। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर क्या होता है, जिसे म्युनिसिपैलिटी ट्रीट करती है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, इसमें से काफी सारा क्या है, पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज कहां जाएगा, ये कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, डायरेक्टली नहीं छोड़ते, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये कुछ उसका एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है, ठीक है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें फिजिकली रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। देख रहे हो, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है, जिसमें फ्लोटिंग डेब्री मतलब कूड़ा रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिर सॉइल और ग्रिट मतलब इनको रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन से। जो नीचे बैठता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। और जो लिक्विड निकलता है ऊपर, उस सुपर नेटेंट है, उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था, याद करो, अभी बताया जस्ट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, माइक्रोब्स, ठीक है। प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू अ लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, एयर उसमें पंप करते हैं। तो लगातार उसको हिलाते रहते हैं, उसमें पंप करते रहते हैं, उससे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, जिसे फ्लॉक कहते हैं। मास ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया, है ना, ऐसा बनता है। माइक्रोब क्या करेगा, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाता है, ठीक है। और बीओडी क्या होती है, बीओडी बेटा रिड्यूस हो जाती है ना, जब ऑर्गेनिक डाइजेशन होगा तो बीओडी रिड्यूस आएगी। बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम। अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर पानी में यूज होता है ना, 1 लीटर पानी में सारा ऑर्गेनिक मैटर अगर यूज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? सही है। और बीओडी मेजर अमाउंट ऑफ, ठीक है, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। देखो ये लिखा हुआ है, ग्रेटर द बीओडी मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, है ना, ये सारा लिखा हुआ है। तो बीओडी क्या है, 1 लीटर पानी में मेजर करते हैं, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज्यादा बीओडी होगी। क्लियर है? अब यहां पर देखो ये सारा चीज लिखा है, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज इज रिड्यूस, घट जाएगा सीवेज का, मैंने 2 तक ला दिया था, ठीक है, उसको पास कर देते हैं सेटलिंग टैंक में, जहां बैक्टीरियल फ्लॉक सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को कहां भेजते हैं, एरेशन टैंक में। याद है हमने वापसी भेजा था, इनोकुलम की तरह काम करता है, सर्व एज इनोकुलम, ठीक है। बाकी को हम कहां भेजते हैं, रिमेनिंग मेजर पार्ट को भेजते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर है? और हम वहां से गैसेस बनती हैं। कौन सी गैसेस बनती हैं, देख लो, H2S, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनती है, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो ध्यान से, अभी तक कोई भी ऐसा मैन मेड प्रोसेस नहीं है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर सके। जो काम बैक्टीरिया कर रहे हैं वो कोई ह्यूमन मेड प्रोसेस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब अभी भी सारी कंट्रीज में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम यही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ सही। तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान क्या है, हम लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे ना, ठीक है। से मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री अंडर दिस प्लांट इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पर हम कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट है, ठीक है। अब हम बात करने वाले बायोगैस प्लांट की। बहुत सिंपल टॉपिक है बायोगैस प्लांट, पर मेन चीजें ध्यान से सुननी है। जो मैं बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अब क्लास, छोटी क्लास से बायोगैस पढ़ते आ रहे हो, सबसे पहले सुन लो ध्यान से। बायोगैस क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके, कंज्यूम मतलब उसका डाइजेशन करके, एनारोबिक डाइजेशन से, जो मीथेन अगर उसमें बने ज्यादा अमाउंट में तो उसे बायोगैस कहते हैं। मतलब क्या हुआ, आप किसी ऑर्गेनिक मैटर का एनएरोबिक डाइजेशन कर रहे हो और उसमें अगर मीथेन का अमाउंट ज्यादा बन जाए तो उसे बायोगैस कह रहे हैं। और अगर आप उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट यूज कर रहे हो, अगर वो गोबर है
तो फिर उस बायोगैस का नाम गोबर गैस होता है। कुछ आया डिफरेंस समझ में? बायोगैस कब बोलेंगे? कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट को आप डाइजेस्ट कर रहे हो और उसमें मीथेन ज्यादा बन रही है तो उसे बायोगैस बोल दिया। लेकिन अगर वो वेस्ट क्या है, कैटल का एक्सक्रीटा है, गोबर है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? गोबर गैस कह देते हैं। नाउ व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस क्या है बेटा? ये कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस बाय एनएरोबिक डाइजेशन। किसका? ऑफ वेस्ट, जिसमें मेजर कंपोनेंट मीथेन होना चाहिए। मेजर कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इज मीथेन। मेजर कंपोनेंट मीथेन होगा तो उसे हम बायोगैस कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? और अगर ऑर्गेनिक वेस्ट, ध्यान दें, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जो मैं लिख रहा हूं इज गोबर, देन बायोगैस इज नोन एज गोबर गैस। क्लियर है? अब देखो, सोर्स ऑफ गैस डिपेंड अपॉन, क्लियर है? ध्यान दो बेटा, सोर्स ऑफ गैस डिपेंड ऑन, गैस का सोर्स क्या है? सुन लो ध्यान से, सोर्स ऑफ गैस डिपेंड, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने अभी तक जो भी प्रोसेस पढ़ा, मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने अभी तक जो भी प्रोसेस पढ़ा, जैसे हम वो बना रहे थे फर्मेंटेशन में, ब्रेड बना रहे थे, कौन सी गैस बनती है ये किस बात पे डिपेंड करती है? आप टाइप ऑफ रॉ मटेरियल क्या यूज करते हो और कौन सा प्रोसेस यूज करते हो। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि मेरे पास, ध्यान सुने बेटा, देखो इस चीज को समझो। अगर आप देखो, अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल ध्यान से समझना, अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल आटा यूज कर रहे हो, डॉ यूज कर रहे हो, ठीक है, और माइक्रोब में क्या यूज कर रहे हो? सैकरोमाइसिस यूज कर रहे हो, तो प्रोसेस क्या हो रहा है? प्रोसेस फर्मेंटेशन हो रहा है। और गैस कौन सी बन रही थी? गैस बन रही थी CO2। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल और माइक्रोब डिसाइड करते हैं कौन सी गैस बनेगी। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनिक मटेरियल सेलुलोज का बना हुआ हो, किसका बना हुआ हो? सेलुलोज का। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल सेलुलोज का बना हुआ है, क्लियर है बेटा? सेलुलोज का बना हुआ है, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल सेलुलोज का बना हुआ है और माइक्रोब में मिथेनोजन यूज कर लो, तो गैस अलग बनेगी ना। तो इसका मतलब यह हुआ मिथेनोजन यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है। तो मेरे पास प्रोसेस आप क्या यूज कर रहे हो? एनारोबिक डाइजेशन कह दो, और उसमें आप गैस कौन सी बना रहे हो? जो गैस बन रही है वो तीन बन रही है, एक बन रही है मीथेन, एक बन रही है H2, एक बन रही है CO2। ये मेजर है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गैस कौन सी बनती है किसी प्रोसेस में, दो बातों पे डिपेंड करती है। एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है, एक कि आप कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर रहे हो डाइजेशन के लिए, दूसरा आप कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हो। तो CO2 कब बन रही थी? जब आप आटा यूज कर रहे थे, है ना, ग्रेन यूज कर रहे थे, और साथ में आप कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे थे। अगर आप मिथेनोजन यूज करोगे तो गैस मीथेन बनेगी, पर आपको सेलुलोजिक मटेरियल लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो सेलुलोज का हो। क्लियर है? तो आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि मिथेनोबैक्टीरियम क्या होता है। ध्यान सुनेंगे बेटा, व्हाट इज मिथेनोबैक्टीरियम? ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या होता है इन स्टमक ऑफ, देखो जो गाय भैंस जो है उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो रूमिनेंट्स के साथ क्या होता है? देखो, रूमिनेंट्स जो हैं ये वो कैटल हैं जिन्हें आप काऊ, बफेलो वगैरह कह रहे हो। तो रूमिनेंट्स हमारे पास जो कैटल हैं, ध्यान सुनेंगे, इनके फूड में सेलुलोज ज्यादा होता है, सेलुलोज का कंटेंट हाई होता है, और उसमें से काफी सारा, लार्ज अमाउंट ऑफ विच अनडाइजेस्टेड रह जाता है, इज अनडाइजेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटल का एक्सक्रीटा है, भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सेलुलोज खाए और सारा डाइजेस्ट कर ले तो एक्सक्रीटा में सेलुलोज तो नहीं आएगा, लेकिन अगर वो सेलुलोज ज्यादा खाए तो कैटल एक्सक्रीटा क्या होगा, रिच इन सेलुलोज होगा। किसमें हो जाएगा, सेलुलोज में रिच हो जाएगा। दूसरी चीज, इन्हीं एनिमल्स के स्टमक में, हमारे पास इन्हीं एनिमल्स के स्टमक में र्यूमन कहते हैं, एक पार्ट होता है र्यूमन, वहां पर बैक्टीरिया होते हैं मीथेन बनाने वाले, जो सेलुलोज को तोड़ते भी हैं ताकि उनके लिए यूज कर सके। तो हम लिख सकते हैं रूमिनेंट्स क्या है बेटा, कैटल, ध्यान से सुने, जो कैटल है मेरे पास रूमिनेंट्स है, इनके स्टमक में, स्टमक हैव पार्ट, कौन सा पार्ट है, र्यूमन, जिसमें मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं। मिथेनोजन का एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं टू डाइजेस्ट सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए गोबर के अंदर ऑलरेडी मिथेनोजन होते हैं और वो रिच इन सेलुलोज भी होता है, इसलिए हमें गोबर गैस बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, सीधे गोबर को उठा के एनारोबिक कंडीशन में रख देते हैं, उससे अपने आप मेरे पास क्या बन जाती है, मीथेन बन जाती है। क्यों, क्योंकि पहला तो वो रिच इन सेलुलोज है और ऑलरेडी उसमें बैक्टीरिया होता है जो उसके इंटेस्टाइन में, सॉरी उनके इसके स्टमक में था, किसके, कैटल के, जिसे आप रूमिनेंट कहते हैं। तो व्हाट इज गोबर गैस, गोबर गैस क्या होगी बेटा, ये वो बायोगैस है, बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम कैटल एक्सक्रीटा, उसे हम क्या बोल देते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। तो क्या ये क्लियर हो गया कि गैस किस बात पे डिपेंड करती है। दूसरा, जो एनिमल्स हमारे पास जिनमें, जिनके एक्सक्रीटा में अनडाइजेस्टेड सेलुलोज ज्यादा होगा, उनको उनके एक्सक्रीटा को यूज करना है। ह्यूमन एक्सक्रीटा से हम क्यों नहीं बना सकते बायोगैस, क्योंकि हमारे फूड में सेलुलोज नहीं होता। ये चीज समझो ध्यान से, हमें बायोगैस के लिए, हमें गोबर गैस के लिए बेसिकली क्या चाहिए, ऐसा एनिमल चाहिए जो काफी ज्यादा क्या खाता हो, लीव्स खाता हो, ऐसी चीजें खाता हो जिससे उसके एक्सक्रीटा में क्या ज्यादा हो, सेलुलोज, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज ज्यादा हो। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो, किसी भी बायोगैस प्लांट में क्या होता है, आप ध्यान से देखना बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक तो उसमें ऐसे टैंक होता है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है, ठीक है, क्लियर है। उस पर इस तरीके से फ्लोटिंग चैम्बर होता है, जहां मेरे पास ऐसे आउटलेट लगा रहता है जिससे गैस निकालते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहां से हम स्लरी ऐड करते हैं। स्लरी कैसे ऐड करते हैं, ये इस तरीके से मैं स्लरी ऐड करता हूं। स्लरी क्या होता है बेटा, गोबर ऐड करता हूं। तो यहां से मैं क्या ऐड करता हूं, देखो इसकी जो हाइट है ये 10 से 15 फीट की होती है। इसे टैंक कहते हैं, कंक्रीट का टैंक होता है। तो एक टैंक होता है जो किसका बना होता है बेटा, कंक्रीट का। कितनी हाइट होती है उसकी, 10 से 15 फीट की। ये कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है। यहां पर आप क्या ऐड करते हो, गोबर, जिसमें पानी ऐड कर देते हो, क्योंकि उससे थोड़ा डाइजेशन बढ़ जाएगा। इसको स्लरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्लरी, ठीक है। और ये कौन सा कवर है, फ्लोटिंग कवर है। फ्लोटिंग कवर क्या होता है बेटा, कई बार जो होता है फ्लोटिंग कवर हम मेटल का भी बना लेते हैं। तो फ्लोटिंग कवर क्या होता है कि ये क्या करता है, इट राइज विद प्रेशर ऑफ गैस। जैसे ही गैस का प्रेशर आता है उसके साथ ये राइज कर जाता है। ये क्या होता है, ऐसे राइज कर जाता है। तो प्रेशर ऑफ गैस के साथ क्या करता है, ये राइज कर जाएगा। क्लियर है, प्रेशर ऑफ गैस के साथ क्या है, राइज कर जाएगा। क्लियर है ये चीज। क्लियर, प्रेशर ऑफ गैस के साथ क्या करेगा, ये राइज कर जाएगा। तो इट राइज विद द प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर के साथ क्या करेगा, ये ऐसे राइज कर जाएगा, ठीक है। और इसके पास क्या होता है बेटा, एक आउटलेट कनेक्ट होता है। आउटलेट कनेक्ट होता है टू रिमूव गैस। यहां पर हमारे पास डाइजेशन चल रहा है, एनारोबिक डाइजेशन। यहां होते हैं मिथेनोजन, एनारोबिक डाइजेशन चल रहा है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको निकाल लेते हैं, मेन्योर की तरह यूज करते हैं बेटा। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको हम निकाल लेते हैं ऐसे। क्लियर है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको हम निकाल लेते हैं। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं।
यूज एज अ फर्टिलाइजर। अब ये तो बेटा कभी आने के चांसेस कम है कि बायोगैस प्लांट पे क्वेश्चंस आ रहे हो, उसकी गैस पूछ सकता है। इसके यूज तो आपको पता है, कुकिंग में और लाइटिंग में यूज करते हैं। कुकिंग मतलब खाना बनाने में यूज करते हैं, एंड लाइटिंग में। और गांव में क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां गोबर अवेलेबल है ना, भाई कैटल एक्सक्रीटा वहां अवेलेबल है, इसलिए बना रहे हैं। अब यूज ऑफ बायोगैस कुकिंग और लाइटिंग लिखा हुआ है, गैस कौन सी बनती है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस बनती है मीथेन, और बनती है CO2, और बनती है H2S। बायोगैस प्लांट में जो गैस बनती है उसमें भी मीथेन है, CO2 है और H2 है। ये डिफरेंस ध्यान रखना आप, इसको यहां पे गड़बड़ करोगे। क्वेश्चन आते हैं गैस पे से, आपको ध्यान से बनाने हैं। क्लियर है? अब ये बायोगैस प्लांट की जो टेक्निक है वो किसने डेवलप की है? ये दो लोगों ने, IARI, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, और KVIC। IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम है इसका। और KVIC क्या है? खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ये नाम है KVIC। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डेवलप किया है, डेवलप टेक्निक ऑफ बायोगैस प्लांट। इनकी फुल फॉर्म आ सकती है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म आ सकती है नीट में। तो अगर बायोगैस प्लांट से क्वेश्चन आता है तो एक तो बैक्टीरिया का नाम आ सकता है मिथेनोबैक्टीरियम, जो मिथेनोजन का एग्जांपल है। दूसरा गैस पूछ सकता है, तीसरा इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। सर ये कंक्रीट टैंक वगैरह पूछेगा नहीं, क्लियर है? ये नहीं पूछेगा, आप ये खुद से देख लो डायग्राम, ये सब नहीं पूछेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको सारा समझ में आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि क्या क्वेश्चंस आएंगे आपको पता होने चाहिए किस पार्ट से, क्योंकि मेरे पास ये कंक्रीट टैंक की हाइट वाइट ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको आराम से पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। ये वो चीजें हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहां पर कि एंड प्रोडक्ट में गैस कौन सी बनती है, ये डिपेंड करता है किस पे, कि आप कौन सा ऑर्गेनिक चीज यूज कर रहे हो और माइक्रोब यूज कर रहे हो, है ना। ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। मिथेनोजन वो बैक्टीरिया, अब देखो CO2 है, H2 है और मीथेन है, ये पूछेगा। जो गैसेस हैं वो ध्यान रखना, क्लियर है? ठीक है, चलो बायो कंट्रोल एजेंट बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। यहां से दो छोटे टॉपिक है, एक है बायो कंट्रोल एजेंट और एक है बायो फर्टिलाइजर। दोनों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और दोनों इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत ध्यान से सुनने, एकदम फोकस करके। देखो, व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट? बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये है, ये दो छोटे टॉपिक है बेटा, एक्चुअल में क्या है ये एनसीईआरटी में आपने ध्यान से सुनने है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर दोनों एक कॉमन हेडिंग में पढ़ाए जाते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। आजकल रिसेंट टाइम में एक बड़ा मतलब फेमस फार्मिंग मेथड है जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जिसमें हम किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं करते। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, हम कोई भी एग्रो केमिकल यूज नहीं करेंगे। नो एग्रो केमिकल यूज्ड, कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा मैं ट्रेडिशनल वैरायटी यूज करता हूं, ट्रेडिशनल या देसी वैरायटी प्लांट की यूज करते हैं, हाइब्रिड भी यूज नहीं करते। इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन कॉन्सेप्ट, मतलब मेन कॉन्सेप्ट यह है कि आप खेती में यूज होने वाले किसी तरीके के किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ में आप उसमें हाइब्रिड वैरायटी भी यूज नहीं करेंगे। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि उसमें कौन सी वैरायटी यूज करते हैं, देसी वैरायटी जो नॉर्मल, हाइब्रिड यूज नहीं करते। जो हमने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बनाते हैं ना हाइब्रिड वैरायटीज, वो यूज नहीं करते, ट्रेडिशनल वैरायटी यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखो, कन्वेंशनल फार्मिंग में आप कहां कहां केमिकल यूज करते हो, देखो कन्वेंशनल फार्मिंग में आप क्या यूज करते हो, यूज फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, एक तो हाइब्रिड वैरायटी यूज करते हो, दूसरा यूज करते हो केमिकल फर्टिलाइजर। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज करने हैं बेटा,
बायो फर्टिलाइजर यूज करने, केमिकल यूज नहीं करने, क्या यूज करने, बायो फर्टिलाइजर यूज करने। तो एक तो आप यूज करते हो केमिकल फर्टिलाइजर, उसके अलावा आप यूज करते हो केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हो, ऐसा पेस्टिसाइड जो केमिकल है, ठीक है, ऐसा पेस्टिसाइड जो केमिकल है। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, बायो कंट्रोल एजेंट, है ना, बायो कंट्रोल एजेंट यूज करोगे, ऐसे एजेंट यूज करोगे जो इंसेक्ट को मारेंगे या कम करेंगे, लेकिन 100% नहीं मारते। केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल वीडीसाइड, इन सब चीजों को आप यूज करते हो। इसे आप कहते हो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मिंग, है ना, जो हम यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तो ट्रेडिशनल वैरायटी यूज करती है, वो बायो फर्टिलाइजर यूज करती है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करती। दूसरा, वो बायो कंट्रोल एजेंट यूज करती है इंसेक्ट को किल करने के लिए, केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करती। पहला चीज समझ में आ गया। तो बायो कंट्रोल एजेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहला पॉइंट ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा सुनो, व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट, सुनना ध्यान से। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है कि किसी भी हार्मफुल पैथोजन इंसेक्ट को आप कंट्रोल कर रहे हो, किसके थ्रू, किसके थ्रू, उसके नेचुरल प्रीडेटर के थ्रू। समझना ध्यान से। तो हम क्या कर रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम हार्मफुल इंसेक्ट या और पैथोजन उसको कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स नेचुरल प्रेडेटर की मदद से। ठीक है, अब हमें नीड क्यों है, अगर मैं आपसे कहूं हमें नीड क्यों है बायो कंट्रोल एजेंट की, ध्यान से देखें बेटा। होता क्या है, ध्यान सुनो, जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसके अपने नुकसान है। केमिकल पेस्टिसाइड के दो नुकसान है जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला, जो हमारा किस में यूज होता है, कन्वेंशनल फार्मिंग में। तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसके अपने हार्म है ना, केमिकल पेस्टिसाइड के अपने हार्म है। पहला हार्म क्या है, सुनो, वो क्या करता है, इट किल और इरेडिकेट पैथोजन कंप्लीटली, इंसेक्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से उस हार्मफुल इंसेक्ट को पूरी तरीके से मार देता है। किसी भी इंसेक्ट को 100% मारने से वो फूड चेन से पूरा ही गायब हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता, वो नेचर को नुकसान करता है। एक्चुअल में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। दूसरा बेटा, इट कैन किल सम बेनिफिशियल इंसेक्ट ऑल्सो, क्योंकि नॉन टारगेटेड होता है। बेनिफिशियल इंसेक्ट का मतलब होता है क्योंकि ये इसका कुछ फिक्स नहीं होता ना किसको मारना है, इंसेक्ट मारना है, तो बिकॉज ये क्या है, एक तरीके का ये नॉन टारगेटेड होता है, ये कैसा नहीं होता कि उसी को मारेगा। तो हमने तीसरी चीज देखी बेटा, एक तरीके से हमारे पास क्या है, यूज ऑफ केमिकल क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है इन फूड चेन, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हो, बायोमैग्निफिकेशन कह सकते हो। भाई फूड चेन में एंटर होगा और हार्म नुकसान पहुंचाएगा, तो ये बायोमैग्निफिकेशन भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ हार्म है किसके, केमिकल मतलब पेस्टिसाइड के। भाई सबसे पहला हार्म तो 100% मार देता है, दूसरा हार्म उनको भी मारता है जिनको जरूरत नहीं थी मारने की। क्लियर। तीसरा क्या है बेटा, वो हमारी फूड चेन में एंटर करके हमें नुकसान पहुंचाता है, एक तरीके का बायोमैग्निफिकेशन करता है। अगर मैं आपसे पूछूं पर बायो कंट्रोल एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले बायो कंट्रोल एजेंट के लिए इन सारी चीजों के लिए सोचो। पहला, वो 100% नहीं मारता और कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करता। यही ऑर्गेनिक फार्मर की सोच है, भाई किसी को 100% मारना ही नहीं है, उसका नंबर लो मेंटेन रखना है। तो बायो कंट्रोल एजेंट का बेसिस क्या है कि नॉट इरेडिकेट एनी पेस्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से नहीं मारना। इसके बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक के। इसका क्या करना है, कीप नंबर लो, इसके नंबर लो रखो,
नंबर इसके कम रखो ताकि वो ज्यादा नुकसान भी ना पहुंचाए, पर मारना नहीं है। दूसरा, इनमें से जिनको मारना भी है कैसे मारना है? नेचुरल प्रिडेशन से। मान लो ये हार्मफुल इंसेक्ट है, इसको ये चीज इस इंसेक्ट को खाती है, ये हार्मफुल है, तो इसका प्रीडेटर ले आओ वहां पर। तो बेसिस क्या रहेगा? बेसिस इज नेचुरल प्रिडेशन। तो नेचुरल प्रिडेटर ऐसा नहीं है कि अपने प्रे को 100% मार देता है फिर वो खुद भूखा मर जाएगा। तो नेचुरल प्रिडेशन इसका बेसिस रहता है बेटा, नेचुरल प्रिडेशन या कई बार पैरासिटिज्म, ये बेसिस रहता है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बायो कंट्रोल एजेंट बेसिकली क्या होते हैं। वो इंसेक्ट हो सकते हैं, वो वायरस हो सकते हैं जो किसी इंसेक्ट के नंबर को कम मेंटेन कर दे, 100% ना मारे। ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बायो कंट्रोल एजेंट बनाना है, उसके लिए आप क्या पॉइंट्स ध्यान रखोगे? फर्स्ट देखो, फर्स्ट पहला पॉइंट, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होना चाहिए? एक नेचुरल प्रीडेटर होना चाहिए, या तो नेचुरल प्रीडेटर हो या पैरासाइट हो किसी का, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, नॉट किल पेस्ट 100%, पूरी तरीके से ना मारे, क्योंकि एक ऑर्गेनिक फार्मर सोचता है, ऑर्गेनिक फार्मर थिंक बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना बेनिफिट होगा, मतलब जितने ज्यादा टाइप के इंसेक्ट रहेंगे उतना नेचर में फायदा होता है। तीसरी बात क्या है बेटा, यहां पे ध्यान रखना है कि अगर मुझे कोई बायो कंट्रोल एजेंट बनाना है तो मुझे यह समझ में आना चाहिए कि जिस क्रॉप को बचाना है मुझे इस क्रॉप का सीजन पता हो, सीजन ऑफ ग्रोथ पता हो, फिर इंसेक्ट्स के बारे में पता हो कि कौन से इंसेक्ट इसे हार्म करते हैं, तो इंसेक्ट का एक्टिव टाइम कि भाई किस मंथ में एक्टिव होता है। दूसरा, कोई बायो कंट्रोल एजेंट जो इसको नुकसान पहुंचाता है, ये बायो कंट्रोल एजेंट। तो मेरे को इसी तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट बनाते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक ट्राइंगल बनता है, डिजीज ट्राइंगल कहते हैं। या आप वो छोड़ो, ये देखो जिस क्रॉप को आपको बचाना है वो किस मंथ में ग्रो करती है ये पता होना चाहिए, कौन सा इंसेक्ट उसको उस मंथ में नुकसान पहुंचाता है, और उस इंसेक्ट को कौन सा प्रीडेटर खाता है और उस मंथ में एक्टिव होना चाहिए। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? ये प्रीडेटर है किसका? पेस्ट का। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि इंसेक्ट का एक्टिव टाइम क्या है क्रॉप को खाने का। तो जब आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी तभी आप एक बायो कंट्रोल एजेंट डिजाइन कर पाओगे। क्लियर है? अब कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो इस वाले इंसेक्ट के लार्वे लाके स्प्रेड कर दिए तो वो इसको खा जाएगा, इसका नंबर कम कर देगा, फिर हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये क्लियर है? तो आपके सिलेबस में एग्जांपल्स दे रखे हैं, अपने दिमाग में रखना है कि हमें 100% नहीं मारना, हमें उसका नंबर मेंटेन करना है। ठीक है, अब देखो आपके सिलेबस में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। एक दे रखी है हमारे पास एक इंसेक्ट दे रखा है जिसका नाम लेडी बर्ड है। ये एक बीटल है बेटा, बीटल है जिसपे रेड मार्किंग्स हैं, है ना, एक रेड मार्किंग वाली बीटल है। वो किसको प्रोटेक्ट करती है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? समझो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एफिड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एफिड्स। एफिड्स क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं बेटा, नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप को। क्लियर है? ठीक। दूसरा एक इंसेक्ट और है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है? मॉस्किटो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये यहां पर ये क्या नाम लिख रहा हूं? ये लिख रहा हूं मैं बायो कंट्रोल एजेंट, इसका नाम लिख रहा हूं। ठीक है, और ये किससे प्रोटेक्शन दिख रहा है वो लिख रहा हूं मैं। यहां तक आ रही है समझ? क्लियर? थर्ड देखो बेटा,
थर्ड आपने याद करो कभी बायोटेक अगर पढ़ी थी, वहां पर एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस, उसकी जीन डालकर बीटी प्लांट बनाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है ना जिसका नाम बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस है, ये एक बैक्टीरिया है बेटा। इस बैक्टीरिया के क्या होते हैं, स्पोर आते हैं। स्पोर किस में आते हैं, पैकेट्स में, सैशे कहते हैं। इन पैकेट्स को क्या कहते हैं, सैशे कहते हैं। तो ये स्पोर जो होते हैं इसको पानी के साथ मिक्स करके, मिक्स विद वाटर और स्प्रे कर देते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस बैक्टीरिया है, इसके स्पोर में, जैसे हर बैक्टीरिया की एक स्पोर स्टेज होती है ना, जो एंडोस्पोर बताया था, हम बैसिलस बनाता भी है स्पोर, एंडोस्पोर बनाता है। तो उसकी जो स्पोर स्टेज होती है उसमें एक टॉक्सिन होता है जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं, जो इंसेक्ट के कैटरपिलर को मार सकता है। तो हम ये करेंगे, हमारे पास क्या आता है, ये जो बैक्टीरिया है इसका जो स्पोर है, इसके पैकेट्स आते हैं। क्या आते हैं, इसके पैकेट्स, पैकेट जिन्हें हम सैशे कहते हैं, है ना, स्पोर के पैकेट्स आते हैं। उनको पानी में मिक्स करके क्रॉप पर स्प्रे कर देते हैं। वो स्पोर क्या मारते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट के कैटरपिलर लार्वा को। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये स्पोर क्या करते हैं बेटा, कैटरपिलर लार्वा को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, कैटरपिलर लार्वा को किल कर देते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, आप समझो ध्यान से, क्या करेंगे, देखो जो बीटी मतलब बैक्टीरिया हो गया, बीटी बैक्टीरिया के जो स्पोर हैं उनमें क्या है, हैव टॉक्सिन। उस टॉक्सिन का नाम है क्राई प्रोटीन। कैपिटल से लिखते हैं बेटा इसे, क्या है, क्राई प्रोटीन है। अब ये स्पोर क्या किए जाते हैं, स्पोर को स्प्रे कर देते हैं विद वाटर, पानी के साथ स्प्रे कर देते हैं ऑन क्रॉप। ठीक है, वो क्या करता है, किल करता है हार्मफुल इंसेक्ट को, लार्वा को, हार्मफुल इंसेक्ट के लार्वा को। सबको नहीं मार पाता लेकिन मैक्सिमम को मार देता है। ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट के लार्वा को, कैटरपिलर लार्वा को मार देता है। यहां कैटरपिलर लिख रहे हैं, इसको मार देता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से किसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो क्रॉप प्रोटेक्ट होती है। एनसीईआरटी लिखते हैं, देखो ये बहुत माइन्यूट सी चीज है, ब्रासिका। ब्रासिका मतलब मस्टर्ड की क्रॉप जो है, प्लस मेरे पास कुछ फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, उन पर इसको स्प्रे किया जाता है। तो आपको क्लियर होगा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस है। उस बैक्टीरिया की स्पोर स्टेज होती है, उस स्पोर स्टेज में एक टॉक्सिन होता है, उसके पैकेट्स आते हैं स्पोर के, उसको पानी में मिक्स करके क्रॉप पे स्प्रे करते हैं, वो किल कर देता है ना। तो ये लिस्ट है बेटा बायो कंट्रोल एजेंट की, और ये चीज लिखी हुई है। अब आ जाओ जरा, हमारे पास एक फंगस है, ध्यान सुनेंगे, एक फंगस है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपने पढ़ा था, पर यहां ट्राइकोडर्मा स्पीशीज लिखा हुआ है। मतलब ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कहां प्रेजेंट होता है, रूट में। कहां प्रेजेंट होगा, रूट में, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम। और वहां पर क्या करेगा बेटा, हार्मफुल इंसेक्ट से रूट को बचाएगा, प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम पैथोजन, फ्रॉम पैथोजन से बचाएगा। तो कोई स्पेसिफिक तो लिखा नहीं है किस इंसेक्ट का नाम, पर यह लिखा है कि हां ट्राइकोडर्मा की कोई स्पीशीज होती है, फंगस है, जो रूट में एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करती है। तो बायो कंट्रोल एजेंट में हमने क्या क्या नाम पढ़े, एक पढ़ा ड्रैगन फ्लाई, एक पढ़ा हमने लेडी बर्ड, एक पढ़ा हमने बीटी बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस, एक हमने यहां पर क्या पढ़ा, ट्राइकोडर्मा। एक वायरस भी होता है जिसका नाम बैक्यूलो वायरस है। बैक्यूलो वायरस, ये वायरस है, इसका जीनस दे रखा है, इसका जीनस भी दे रखा है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो, ये इसका जीनस दे रखा है। अब ये जो बैक्यूलो वायरस होता है ना बेटा, ये क्या कर सकता है, किल स्पेसिफिक इंसेक्ट। किसको किल करता है, स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करता है, मतलब किल करता है टारगेटेड इंसेक्ट को, टारगेटेड इंसेक्ट को। आप देखो, आपने जब एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी तो आपको दो तरह की एंटीबायोटिक्स पढ़ाई गई होंगी, एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वो होती है जो सिलेक्टेड बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती है, ज्यादा से प्रोटेक्शन देती है। अब ये जो बैक्यूलो वायरस है कुछ सिलेक्टेड इंसेक्ट के लिए होता है, तो ये एक तरीके का
नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। उसमें आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे बैक्यूलोवायरस को। इसीलिए इसका इंपैक्ट नहीं होता, नॉट शो इंपैक्ट ऑन क्रॉप, प्लांट पे नहीं शो करता, मैमल पे शो नहीं करता, बर्ड पे शो नहीं करता, फिश पे शो नहीं करता, एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट, मतलब जो इंसेक्ट को मारना नहीं है उन पे ये अपना इंपैक्ट शो नहीं करता। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये हो गया बैक्यूलोवायरस, ये हो गया ट्राइकोडर्मा, ये चीज क्लियर है। ट्राइकोडर्मा, ये हो गया बैक्यूलोवायरस, क्लियर है। जो मैंने किसमें किया है, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम में, और ये स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल कर रहा है। यहां तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, स्पेसिफिक को मारता है, ना किसी प्लांट को किल करेगा, ना मैमल को, ना बर्ड को, ना फिश को, ना नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं या एरियाज हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं, मतलब वहां अगर 2-4 इंसेक्ट मार दोगे ना, उसकी वजह से काफी सारी नुकसान पहुंचता है। मतलब क्या हुआ, मान लो ये वाला इंसेक्ट किसी दूसरे को खाता था, फिर उसका नंबर बढ़ेगा, वो क्रॉप को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे एरियाज को कहते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। वहां पर एक अप्रोच यूज की जाती है जिसे आईपीएम कहते हैं, आईपीएल नहीं, आईपीएम। आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, पहला ये एक अप्रोच है वेयर नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसा हम क्यों करते हैं बेटा, ऐसा हम क्यों करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट यूज क्यों करते हैं, बिकॉज दैट एरिया इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव। वो जो एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। तो याद रखो आईपीएम का क्या मतलब है। आईपीएम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पे आपको पेस्ट मैनेजमेंट बहुत संभाल के करनी होती है। कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट मर गए तो बहुत नुकसान पहुंचता है। ऐसे एरियाज में आपको नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि बैक्यूलोवायरस, ठीक है। तो उससे, क्योंकि वो एरियाज क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि वो एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव है ना, वहां कुछ गड़बड़ होगी तो ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसे हम कहते हैं आईपीएम, इस अप्रोच को कहते हैं, ये अप्रोच है। आईपीएम इज नथिंग बट वन अप्रोच, एक प्रकार की अप्रोच है ये, है ना। अप्रोच समझ में आता है, ऐसी सोच है कि हमें काफी प्रॉपर वे में पेस्ट मैनेजमेंट करनी है। क्लियर है, सही, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट चीज बता रहा हूं जो कि बायो फर्टिलाइजर है। आपने मैक्सिमम बायो फर्टिलाइजर पढ़े हुए हैं, माइकोरिजा आपने पढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो मेरे लिए सिर्फ यहां पे आपको इसके नाम बताने और चीजें समझानी कि आपने क्या याद रखना है। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं बायो फर्टिलाइजर, याद करो, सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। क्लियर है, तो यूज करते हैं किसमें, तो बेसिकली बायो फर्टिलाइजर क्या हो गया, ये क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, विच एनरिच का मतलब पूरा करना, और रीप्लेनिश का मतलब होता है वापसी लाना, रीप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएं या वापसी लाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। और ये क्या होने चाहिए, ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। और बायो फर्टिलाइजर कहां यूज होते हैं भाई, कहां, किस अप्रोच में यूज होते हैं, यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वहां यूज होते हैं। याद आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, आपने 3 ग्रुप पढ़ने हैं, इसमें 3 ग्रुप पढ़ने हैं। पहला माइकोरिजा, इसका मतलब इसमें आपने बात करनी है किसकी, फंजाई की, फंजाई, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ना है बैक्टीरिया
और साइनोबैक्टीरिया। ये कौन सा न्यूट्रिशन एनरिच करते हैं, याद करो, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं कहूं फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। ये क्या करेगा, फास्फोरस एनरिच करेगा। तो आपके सामने ये क्लियर होना चाहिए कि भाई बायो फर्टिलाइजर क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी वापसी लाते हैं। तो मेरे पास कौन कौन से हैं, एक है मेरे पास माइकोरिजा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, 3 ग्रुप हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास क्या है बेटा, फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर, इसे हम क्या बोलते हैं, माइकोरिजा। अब एक बच्चा पूछेगा सर माइकोरिजा और फंजाई में क्या फर्क है। माइकोरिजा एसोसिएशन है, फंजाई ऑर्गेनिज्म है। एसोसिएशन है किसके बीच में, बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब यहां पर हायर प्लांट में दोनों आ जाते हैं, जिम्नो और एंजियो। कौन कौन आ जाएगा, जिम्नो आ जाएगा प्लस एंजियो आ जाएगा। याद करो जिम्नो में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पाइनस, और एनजीओ में क्या पढ़ा है हमने, ऑर्किड। ये नाम है, क्लियर है, ठीक है ना। अब कौन सा जीनस फंजाई का माइकोरिजा की तरह काम करता है, जीनस ऑफ फंजाई जो माइकोरिजा की तरह काम करता है उसका नाम है ग्लोमस। ग्लोमस एस्कोमाइस्टीज में आता है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन ग्लोमस लिखा हुआ है। तो जीनस ऑफ फंजाई फॉर्म माइकोरिजा, जो माइकोरिजा बनाता है। अब माइकोरिजा का रोल क्या है, आप याद करो, वो रूट हेयर की तरह काम करते थे, पानी एब्जॉर्ब करते थे, मिनरल एब्जॉर्ब करते थे। तो अगर मैं रोल की बात करूं, फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट, मिनरल फॉर प्लांट, प्लांट से वो वाटर, प्लांट के लिए वाटर और मिनरल करते थे। मिनरल में मेनली फास्फोरस, याद करो ये पूछेगा नीट में, मिनरल में मेनली क्या आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा बेटा, मेनली क्या आ जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा क्या करते हैं, दूसरा बेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉट। अगर पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो किससे बचा रहे हैं, ड्रॉट से। थर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है, नमक। असल में क्या है, सॉइल में सैलिनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, मुझे रीजन बताना क्यों सैलिनिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर से सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर सॉइल पे डालते हैं, पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है, सही है, और वो खारा होता है ग्राउंड वाटर। प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी। फोर्थ हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन। तो ये आपका बेटा ऑलरेडी हमने टॉपिक जो है माइकोरिजा पढ़ा चुके हैं, उसमें टाइप थी 2, एक्टो और एंडो, है ना, याद करो, ठीक है। दूसरा आपको ये बता दिया है कि पाइनस क्या, कौन सा माइकोरिजा बनाता है, याद करो, एक्टो। ये कौन सा बनाता है, एंडो बनाता है, याद आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब आ जाओ बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, एज अ बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्स करेगा, फिक्स नाइट्रोजन। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, याद करो, एक फ्री लिविंग है और एक सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक में आपको अभी तक नाम तो याद रहने चाहिए, राइजोबियम, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में। जो बच्चा कहेगा सर ये तो तेज पढ़ा रहे हो आप, बेटा ये तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। अगर तुझे मिनरल न्यूट्रिशन याद नहीं है तो गलत बात है। फ्रैंकिया, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस में, याद आया, बल्कि ये तो नहीं बताने चाहिए आपको। फ्री लिविंग में मेरे पास अजोटोबैक्टर, ये एरोबिक थे, एजोस्पिरिलियम, ये सब क्या है बेटा, एरोबिक हैं। और मेरे पास एनेरोबिक के एग्जांपल याद करो, क्लॉस्ट्रीडियम, ये लिखवाया था।
तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। अब मान लो अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, एक डिफरेंस है। देखो साइनोबैक्टीरिया दो काम करता है, ये एनसीईआरटी लिखती है। पहला, एक तो प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब फूड चेन में प्राइमरी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, फूड चेन में यूज हो सकता है, मतलब खाना बना रहा है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। उसके साथ ये नाइट्रोजन भी फिक्स करता है ना, नाइट्रोजन फिक्स करता है, हेट्रोसिस बनाते थे। साइनोबैक्टीरिया भी दो तरह के हैं, एक है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में हमने जो नाम पढ़े थे, नॉस्टॉक, एनाबीना, याद आ रहा है, ऑसिलेटोरिया लिख लो, स्पिरुलिना लिख लो। सिम्बायोटिक में कौन से थे, याद करते हैं। फर्स्ट अजोला, अजोला क्या है, फर्न है। लीफ हैव एनाबीना, याद करो। तो अजोला को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते, लीफ काट के डाल देते हैं। दूसरा साइकस हैव कोरेलोइड रूट, याद आया, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना रहते हैं। क्लियर है। तो ये सिम्बायोटिक के एग्जांपल है। तो आपने ये करने हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे। जैसे कई बार पूछ देता है राइस फील्ड में क्या प्रेजेंट होता है, ऑसिलेटोरिया होता है। क्लियर है। तो बायो फर्टिलाइजर में आपके पास याद रखो, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस वापसी लाते हैं सॉइल में। नाइट्रोजन कौन लाता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। फास्फोरस कौन लाता है, फंजाई लाता है। ठीक है। फंजाई का कौन सा जीनस मेनली माइकोरिजा बनाता है, ग्लोमस। किसमें है, एस्कोमाइस्टीज में। अब आपको बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, मिनरल न्यूट्रिशन में भी कराएं, वहां से भी देखोगे और यहां से भी देखो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अपनी एनसीईआरटी आराम से बैठ के पढ़ो, इनके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको कहां से आए, जो टेबल मैंने कराई स्टार्टिंग में, जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, वहां से जाते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एनसीईआरटी प्रॉपरली पढ़ो। हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। एक बेसिक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा कि क्या जीन होती है, ये सारा। पहले एक बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर सेकेंड लेक्चर से चीजें मूव करनी स्टार्ट होंगी चैप्टर में। तो पहला लेक्चर जो रहेगा एकदम बेसिक रहेगा, जिसमें क्रोमोसोम वगैरह, या हो सकता है मैं स्टार्ट करूं, जैसा भी रहेगा आपको मिलेगा। पर प्रॉपरली अब आप इस चैप्टर को पढ़ के एक सिंगल पेज में इसका डाटा दे दो। अगर आप हैंड रिटन चाहोगे मैं दे दूंगा इसके, पर उस हैंड रिटन में हल्का एक्स्ट्रा है और थोड़ा सा ऐसा है कि धुंधला सा है, मतलब मैं दे दूंगा आपको अगर पढ़ना है उससे पढ़ लो, पर उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लिखवाई है, पर वो काम की नहीं है, आपको इसी को करना है। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपको, आप देख लेना हैंड रिटन। ठीक है, पर आपको इस वाले चैप्टर में एज सच नीड नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय।